अस्सलामु अलैकुम। मलक मेंशन को दुल्हन की तरह सजा देख इसका दिल जलकर खाक हुआ था। सितमगरी की क्या और कोई इंतहा होगी कि वो जालिम शख्स इसे अपनी दूसरी शादी में शिरकत के लिए जबरदस्ती लेकर आया था। वो किस दिल से देखे अपने ही दुल्हे को किसी और का होते हुए। इस हरजाई ने कार का गेट खोला तो इस लड़की का दिल चाहा कि वो भाग जाए, यहाँ कहीं गायब हो जाए। तुम पछताओगे। अपने इस फैसले पर वो दांत पीसते हुए कहकर कार से उतरी। मुकाबिल बगैर चेहरे पर कोई तासुर लाए बड़ी खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गया। वो भी मजबूरन पीछे पीछे आई। मलक मेंशन पूरा मेहमानों से बड़ा हुआ था। मुबशरा बेगम को मुलाजमा ने जैसे ही मुहीब के घर आने की खबर दी, वो खुशी खुशी दरवाजे पर इसे रिसीव करने चली आई। शुक्र है तुम वापिस आए, वो कहते ही अपने लखते जिगर के सीने से लग गई थी। जबकि मुहीब ने कोई रिएक्शन न दिया। वो बस सीधा खड़ा होकर इनके खुद से दूर हटने का इंतजार करने लगा। इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुबशरा बेगम जब गले से हटी तो इनकी नजर नजमा पर गई जो मुहीब के पीछे खड़ी थी। इसे देखते ही वो बेसाहता मुंह बसोड़ कर बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। इस वजह मर्द ने मुबशरा बेगम के किए सवाल को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए नजमा की जानिब पलटकर हाकमाना अंदाज में कहा, और बताओगे वो कहाँ है, ऊपर या नीचे? ऐसा नहीं था कि वो तंज कर रही थी। वो बेचारी तो खुद भी उलझी हुई थी कि किस रिश्ते से इसे इस मलक मेंशन और लोगों के सामने रखना चाहता है। अब वो अलग बात थी। मुहीब को इसका सवाल तंज का तीर ही मालूम हुआ। जिसे तुम अपना कमरा मानती हो वहाँ चली जाओ। इसने संजीदगी से जवाब देकर सामने खड़ी लड़की को मजीद उलझन में डाला। क्या मतलब अखज़ करे वो अपना कमरा मानने से? क्या इसके मानने से मुहीब अजलाल मलक का कमरा इसका हो जाएगा? वो यही सोचते हुए बड़ी उदासी से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। मुहीब की निगाहें इसी के वजूद पर टिकी हुई थी। वो देखना चाहता था कि वो कहाँ जाएगी। जब इसे सीढ़ियों की बजाय नीचे की जानिब जाती देखा तो समझ गया कि इसके नजदीक इसका कमरा अभी भी वही पुराने वाला है। वो पूरी रात अपने बेड पर करवटें बदलती रही। नींद तो जैसे आज आंखों से कोसों दूर इसकी बेसब्री का मजा ले रही थी। बाहर से खूब शोर की आवाजें आ रही थी जिन्हें सुनकर इसका दिल जल कर खाकस्तर हुए जा रहा था। जब से वापस आई थी मुहीब को एक बार भी नहीं देखा था। इसके गर्म और मजबूत हसार की आदत थी इसे, जो आज मैसर नहीं आ रहा था। न जाने क्यों दिल हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मजीद बोझल सा होता जा रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों इतना दर्द है दिल में, क्यों आज मैसर नहीं सुकून, क्यों इस सितमगर का कमरे में न आना अजियत दे रहा है। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो तैयार होकर अपने कमरे से निकली और डायरेक्ट बाहर का रुख किया। वो नाश्ता करने का कोई इरादा न रखती थी और करती भी कैसे। खाना और पानी इसके हलक से नीचे ही नहीं उतर रहे थे। जब से इस सितमगर की दूसरी शादी की खबर सुनी थी अभी वो 3-4 कदम ही चली थी कि पीछे से मोहतरमा रुकैया की आवाज आई। इनके किए हुए सवाल ने इसके कदमों को मजीद आगे जाने से रोका। यूनी पलटकर बिल्कुल बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दिया, घर में शादी है, कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो। वो मशवरा नहीं दे रही थी, वो तो हुक्म सादिर कर रही थी। नजमा को इस लम्हे खासा नागवार गुजरा। मुहीब अजलाल मलक कम था इसकी जिंदगी पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए कि अब मोहतरमा रुकैया भी मैदान में कूद पड़ी थी। हाँ ले लेती हूँ, मगर क्या आप बताएंगी कि एप्लीकेशन में क्या लिखूं? किसकी शादी की छुट्टियां ले रही हूँ? वो खासा तंजिया अंदाज में पूछने लगी। लिख देना कजन की। नजमा को इस लम्हे वो जले पर नमक छिड़कती हुई मालूम हुई।
दादियां ऐसी तो नहीं होती, दादियां तो पोता पोती पर जान छिड़कती हैं, मगर वो तो मोहब्बत तो दूर की बात, इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। आखिर इसका क्या कसूर था जो मलक मेंशन के हर शख्स के दिल में सवाए इसके लिए कदवरत और नफरत और हकारत के कुछ न था, जबकि खून थी वो लड़की इस खानदान का। इनको मजीद कोई जवाब देना वक्त का ज़या मालूम हुआ। इससे बगैर कोई जवाबी कार्रवाई किए वो बाहर जाने लगी। सुनो लड़की, मोहतरमा रकैया ने इसे अजनबियों की तरह मुखातिब किया। मेरा नाम नजमा है। वो मुड़कर इन्हें देखकर खासा जताते हुए बताने लगी, जो भी है जाने से पहले सीढ़ियों की सफाई करो। देखो किसी बच्चे ने पानी फेंक दिया है, कोई बेदहानी में गिर जाए तो नजमा को एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन ही ना आया। घर के मुलाजमीन क्या कम पड़ गए थे जो वो इसे सफाई का कह रही थी। इसे शदीद एहसास हुआ जब तक वो मुहीब की बीवी की हसीयत से इस मलक मेंशन में रह रही थी। किसी की मजाल न थी कि इसे मिसट्रीट करे। आज इस सितमगर का साहिबान सर से क्या हटा, लोगों ने असर रूप दिखाना शुरू कर दिए। कोई बैद नहीं, मुहीब के इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाने के बाद ये लोग इसे नौकरानियों की तरह रखें जैसे इसकी माँ को रखते आए थे। क्या वाकई इसकी जिंदगी फिर इन्हीं अंधेरों की जानिब गामजन हो गई थी? क्या सोच रही हो? खड़े खड़े जल्दी जल्दी साफ करो। मोहतरमा रुकैया इस बार खासा डबट वाले अंदाज में बोली। खरी मुलाजमा ने इसे तेजी से सफाई का कपड़ा पकड़ा दिया। कहने को तो वो सिर्फ पानी साफ करवा रही थी, मगर फिर भी इसे अपना आप किसी मुलाजिम से कम मालूम नहीं हो रहा था। इसकी आंखों में आंसू झलक आए। आंसू आने के सबब सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। चश्मा आंखों से हटाकर अपने आंसू साफ किए और फिर चश्मा आंखों पर टिकाकर सीढ़ियों से पानी साफ करने लगी। इसे ये सफाई करना अपनी सख्त तौहीन महसूस हो रहा था, जिसके सबब आंखों में फिर से आंसू फिर आए। इसे सब फिर से धुंधला धुंधला नजर आने लगा। वो अभी दूसरी सीढ़ी झुककर साफ कर ही रही थी कि किसी ने मजबूती से इसका हाथ पकड़कर रोका। वो इस लम्ह से बखूबी वाकिफ थी। खड़ी हो, इसका तो खून खोल उठा था। इस हसीन दिलरुबा को नौकरों की तरह सफाई करता देख। मल्क मेंशन में मुलाजमीन कम पड़ गए हैं क्या, जो आप मेरी बीवी से ये सब काम करवा रही हैं? इसकी नाजुक कलाई को पकड़कर खींचते हुए नीचे लाया और मोहतरमा रुकैया के रूबरू आकर खड़ा हुआ। इसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख थी। नहायत सर्द लहजे में घर में आए मेहमानों की परवाह किए बगैर डारा। वो तो सुबह का वक्त था और घर आए सारे मेहमान रात को रत जगा करने के सबब बेखबर सो रहे थे, वरना इसने तो कोई कसर न छोड़ी थी इस ऐलान में कि वो इसकी बीवी है। मुहीब, तुम तो इस्लामाबाद शिफ्ट होने वाले हो हमेशा के लिए। इसे यहाँ अकेला छोड़कर इसलिए अपनी वक्ती हमदर्दी दिखाकर इसे खुश गुमान न करो। तुम्हारे जाने के बाद इसे यही सब सहना और करना है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ और घर के बाकी अफराद इसे मेहरानियों की तरह ट्रीट करेंगे? उन्होंने चोट करने वाले अंदाज में जवाब दिया। मुहीब को समझ आ गया था। उन्होंने दानिस्ता तौर पर इसे दिखाने और समझाने के लिए ये अमल किया है। इसका गुस्सा जो कुछ सानियों पहले आसमानों से बातें कर रहा था, वो अब बिल्कुल छूमंतर हो गया था। लड़की आदत डाल लो इन सब की। मोहतरमा रुकैया नजमा को नसीहत अमेज लहजे में कहकर वहां से चली गई। इनके जाते ही नजमा ने मुहीब का हाथ बेरुखी से झटका और चश्मा उतारकर आंखों से आंसू साफ करते हुए अपने सामान की जानिब बढ़ी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर कुछ किताबें हाथों में लिए बगैर कुछ कहे बाहर जाने लगी। मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। इसे यूं अकेला जाते देख इस खूबरू नौजवान ने तेजी से अपने रोबदार अंदाज में कहा। इसकी जरूरत नहीं है। दादी ने बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। इसके रोहानसा लहजे में सुर्ख आंखों के साथ इसे देख दो टोक अंदाज में कहा, फिर बाहर की तरफ चल दी।
وہ ہونٹ بیچ کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ جویریہ کے ساتھ یونی کی لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اسے چلتے وقت اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گننے لگی تھی کہ جویریہ نے اس کے وجود کو تیزی سے تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تو یونی کیوں آئی؟ گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا نا، چہرہ بھی کتنا سفید پڑ رہا ہے تمہارا۔ جویریہ اس کی فکر میں گلتے ہوئے کہہ رہی تھی، یار بس ہلکا سا چکر آیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے اپنی صحت کی جانب مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے دیکھ جویریہ خفگی سے بولی، کوئی ٹھیک نہیں ہو تم، آنکھیں بھی سوجی سوجی سی دکھائی دے رہی ہیں، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ نجمہ نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ بالکل نہ مانی۔ آپ ایسی حالت میں بھوکی کیسے رہ سکتی ہیں؟ چکر تو آئیں گے ہی نا، ڈاکٹر نے کہ ذرا سختی سے کہتے ہی نجمہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسی حالت مطلب؟ جویریہ نے تیزی سے پوچھا۔ پریگنیسی میں، ڈاکٹر نے کے کہتے ہی نجمہ پر 2-3 ثانیوں کے لیے سکتا سا طاری ہو گیا۔ خدا نے اس پر پھر کرم کیا تھا، اسے پھر ماں بننے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس لمحے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کن لفظوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ آنکھوں سے آنسو سجدہ شکر میں از خود ہی بہنے لگے۔ واقعی بہت بہت مبارک ہو نج، جویریہ خوشی سے اپنی چیئر سے اس پر کودنے والے انداز میں لپٹی۔ اچانک ہی اسے اپنے ساتھ ہوا پچھلا حادثہ یاد آنے لگا جس پر اس نے اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم فکر مت کرنا میرے بچے، اس بار تمہاری خاطر میں دنیا کے ہر شخص سے لڑ جاؤں گی۔ نجمہ کمزور ہو سکتی ہے، تمہاری ماں بالکل بھی کمزور نہیں ہے۔ اس بار میں تمہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ وعدہ کر رہی تھی اس ننھی جان سے۔ اس بار اس کے لیے یہ خبر کچھ ماہ تک چھپائے رکھنا آسان تھا کیونکہ وہ ڈاکٹرنی ان کی فیملی ڈاکٹر نہیں تھی۔ جیا پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا۔ وہ بہت پریشان ہو کر منتی لہجے میں جویریہ سے ڈاکٹرنی کے روم سے باہر آنے کے بعد کہنے لگی، اوکے، جب تک تم نہیں چاہتی میں کسی کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، مگر تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ دیکھ سکتی تھی اپنی سہیلی کے چہرے پر جھلکتی ہوئی فکر کو۔ کیونکہ میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ کیا؟ جویریہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں، کیوں اور کس سے؟ وہ الجھ کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ نجمہ اسے بتانا چاہتی تھی مگر ابھی بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر اچانک اسٹریچر پر جاتے ہوئے شخص پر پڑی جس کے سر اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ اس شخص کے ساتھ ساتھ پولیس اور ڈاکٹر کی ٹیم بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی جانب جا رہے تھے۔ اسے لگا اس کی جان نکل گئی، روح جسم سے جدا ہو گئی۔ محیب اتنی زور سے چیخی کہ وہاں پر موجود ہر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا۔ محیب وہ پاگلوں کی طرح بے خواصی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے باغی۔ محیب تیزی سے اس کا خون آلود ہاتھ تھام کر بار بار نام پکارنے لگی۔ ذہن جیسے بالکل مفلوج ہو گیا تھا اس کا، لگا اس سے بڑی قیامت نہیں آ سکتی اب۔ وہ کب اتنا پیارا ہوا کہ اسے خون آلودہ دیکھ کر وہ دل و جان سے تڑپ اٹھی۔ محیب آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھی ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ یہی رکیے، ڈاکٹر نے اسے باہر ہی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ محیب ہے، میرا شوہر، پلیز مجھے اس کے پاس جانے دیجیے پلیز۔ وہ خلق کے بل چیختے ہوئے ڈاکٹر اور نرس کا ہاتھ بنا ہوا حصار توڑتے ہوئے اندر اس ستمگر کے پاس جانے کی کوششیں کرنے لگی۔ نجمہ سنبھالو خود کو، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو۔ جویریہ نے بمشکل اس کے بکھرے سراپے کو سمیٹ کر روکنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آتی بھی کیسے؟ ایسا کیا جادو کیا تھا اس ستمگر نے کہ جانی دشمن ہونے کے باوجود وہ تڑپ رہی تھی آج صرف اور صرف اس کے لیے۔ ان کی کار کا بریک فیل ہو گیا تھا،
संभालिए मैडम खुद को, पुलिस ऑफिसर ने नजमा को देखकर बेतासुर चेहरे के साथ कहा। क्या हुआ मुहीब भाई को? जुवेरिया ने फिर रोहानसा लहजे में सामने खड़े पुलिस ऑफिसर को देखकर इस्तफसार किया। इनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था। हमें कार दरख्त से टकराई हुई हालत में मिली। ये इसी में मौजूद थे। यकीनन वो नजमा को लेने आ ही रहा था जब इस हादसे का शिकार हुआ। स्वयं नजमा को पिक और ड्रॉप सर्विस देने की वो कभी खुद ड्राइव नहीं करता था। अगर करता भी था तो बहुत कम। इससे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है इसके साथ। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान ले रही है इसके। अभी कुछ लम्हों पहले ही तो इसे अपने साथ मुल्हिक नहीं जान की खुशखबरी मिली थी। अभी तो इसने ठीक तरह अपनी खुशी मनाई भी न थी कि इसका हम सफर हरजाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता हुआ नजर आया। मैडम, आपने अभी डॉक्टर से कहा कि आप मुहीब अजलाल मलिक की वाइफ हैं। क्या वाकई ऐसा है? पुलिस ऑफिसर ने खासा ताज्जुब बड़े लहजे में जुवेरिया के गले लगी लड़की को रोते हुए देखकर पूछा। सर, बाहर रिपोर्टर्स का हजूम लगना स्टार्ट हो गया है। नजमा इस हालत में न थी कि जवाब देती। वो बस रोई चली जा रही थी। पुलिस ऑफिसर इसे फोर्स करता जवाब देने पर इससे कबल ही एक हवलदार की वर्दी में मलबूस लड़के ने इसे आकर इतला दी। तुमने घर वालों को इन्फॉर्म किया? जी जी सर, कर दिया है। उन्होंने कहा है इनके आने तक रिपोर्टर्स को रोक कर रखा जाए। वो तेजी से जवाबदा हुआ। चलो फिर बाही ड्यूटी करो, इसने हाकमाना अंदाज में अपनी टीम को कहा, जो हुक्म मिलते ही फुर्ती से बाहर की जानिब बढ़ गए। मैडम, आपने जवाब नहीं दिया। आप वाइफ हैं मुहीब अजलाल मलिक की। इससे कबल जुवेरिया इसकी जगह जवाब में हाँ करती। पीछे से नस्वानी आवाज ने इसके अल्फाज को मुंह में दम तोड़ने पर मजबूर किया। नहीं, वो मुबशरा बेगम थी। वो इनकी आवाज कैसे नहीं पहचानती, मगर इस लम्हे कुछ कहा नहीं। लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी इसमें। इसकी हर सांस दुआगो थी कि इसकी पैदाइशी दुश्मन को कुछ भी ना हो। अचानक से मेरे बेटे की कार के ब्रेक फेल कैसे हुए? अजलाल मलिक ने पुलिस ऑफिसर को देखकर रौबदार अंदाज में इस्तफसार किया। गम और गुस्सा इनके रौबदार चेहरे पर नमाया था। आखिर मलिक मेंशन का शहजादा था वो, पूरी फैमिली को जोड़कर रखने वाला। कभी कभार माँ बाप घर बनाते हैं, इसे जोड़ कर रखते हैं, मगर होते हैं कुछ ऐसे खास बच्चे जो अपने माँ बाप के बिखरे घर को समेटकर इन्हें फिर से एक खुशहाल जिंदगी की जानिब गामजन करते हैं। वो इन्हीं में से एक था। माना हाज़दीन की कमी न थी इसकी जिंदगी में, मगर जान निछावर करने वालों की फहरिस्त भी तवील थी। आखिर को वो अपनी बीवी को इस सिफ में ले ही आया था। बल्कि यूं कहा जाए वो दीवानी तो सरे फिरिस्त खड़ी हुई थी तो गलत ना होगा। सर, हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं इस मामले की। वो डरते डरते जवाब देने लगा। मुझे 24 घंटों से पहले अपने बेटे का मुजरिम अपने सामने तड़पता और बिलखता जिंदगी की भीख मांगता नजर आना चाहिए, समझे आप? वो चिंगाते हुए इस पुलिस ऑफिसर को ताकीद करने लगे। अम्मी हजूर, संभालिए खुद को, भाई को कुछ नहीं होगा। वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं। मुबशरा बेगम फूट फूट कर रो रही थी। जाजा इन्हें मसलसल दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब मोहतरमा रुकैया भी चेयर पर बैठकर आंसू बहा रही थी। नजमा, हिम्मत रखो, मुहीब भाई को कुछ नहीं होगा। सोबिया इसकी कमर सहलाते हुए हिम्मत देने लगी। इसे आज एहसास हो गया था वो जान देती है इस पर। इसके बगैर अपनी हर सांस अधूरी लग रही थी। नहीं जानती कब तक हॉस्पिटल के नमाज हाल में बैठी जाए नमाज पर अपनी पेशानी टिकाई इस दुश्मने जान की अमान मांगती रही। वो कभी इतना अजीज हुआ, दिल को खबर ही ना हुई। आज जब महसूस हुआ तो खुद से भी नफरत होने लगी कि कैसे कर ली इसकी इस हरजाई से इसने मोहब्बत, जो दुनिया के सामने कभी भी अपनी बीवी नहीं मानेगा इससे, कभी इसे वो इज्जत नहीं देगा जिसकी वो हकदार है, जो वो डिजर्व करती है। वो रोई चली जा रही थी क्योंकि इसे अपने जानी दुश्मन से मोहब्बत हो गई थी। डॉक्टर, अब मुहीब की हालत कैसी है? डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही मुबशरा बेगम ने बड़ी बेसब्री से इस्तफसार किया। सर से काफी खून बह जाने की वजह से हालत नाजुक है, आप दुआ कीजिए, डॉक्टर गंभीर लहजे में कहकर आगे बढ़ गए।
मुबशरा बेगम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो लखते जिगर था इनका, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। दूसरी जानिब मोहतरमा अरूसा का भी रो रो कर बुरा हाल था। आखिर वो दामाद था इनका। पहले जैसा जालिम होता तो शायद खुश होती कि आजादी मिल जाएगी इनकी बेटी को, मगर अपनी आंखों से इसे अपनी बेटी के बड़े लाड उठाते हुए देखा था। डॉक्टर, अब मुहीब कैसा है? डॉक्टर के दरवाजे से निकलते ही नजमा ने तेजी से मस्बत जवाब की उम्मीद के साथ इस्तफसार किया। रिलैक्स, वो अब खतरे से बाहर है। इस लड़की का चेहरा बता रहा था जैसे हथेली पर जान लिए खड़ी हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मुतमिन अंदाज में कहा, वैसे आप में से नज कौन है? पेशेंट बार बार इसका नाम ले रहा है। अच्छा है कि वो इनसे मिल ले। डॉक्टर के कहते ही नजमा बेयकीनी से इनका चेहरा देखने लगी। जाओ नज, सोबिया ने तेजी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर वो असबाब में सर हिलाकर नर्स के साथ अंदर चली गई। क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? नजबा को अंदर जाता देख मुबशरा बेगम तेजी से सवाल करने लगी। सीने में तो जैसे आग लग गई थी इनके। मुहीब ने बुलाया भी तो किसे? उस वहशिया की बेटी को, जिसे अगर जायदाद ना चाहिए होती तो वो कभी भी अपने बेटे के पास भी भटकने ना देती। हम रूम चेंज करवा दे पेशेंट का, फिर आप लोग मिल लीजिएगा, डॉक्टर ने बड़ी नरमी से कहा, जिस पर न चाहते हुए भी इन्हें सब्र करना पड़ा। सोबिया ताजा हवा खाने की नीयत से बाहर जा रही थी कि अचानक इसके कानों की समाज से जानी पहचानी आवाज टकराई, जिस पर इसके कदम रुके। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। बच गए हैं वो हमेशा से रोबदार बड़म वाले मुहीब अजलाल मलक को देखने की आदी थी, जबकि सामने लेटे हुए शख्स का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ मालूम हो रहा था। ऑक्सीजन मास्क लगाए वो नीम बेहोशी की हालत में इसकी जानिब देखने लगा। इसके नडाल वजूद को देखते ही नजमा की आंखें बढ़ आई। वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी इसका हाथ थामने की। इसके सर पर बंधी हुई सफेद पट्टी को कपकपाते हाथों के साथ हल्का सा मिस किया। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो इसी हाथ से बालों को सहलाने लगी। यकीन नहीं आता मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। अब हाथ इसके हसीन चेहरे पर लगी चोटों पर अपना लम्स छोड़ रहा था। वो आहिस्तगी से खुद कलामी करते हुए रोने लगी। वो गशी में होने के बावजूद इस हसीन दिलरुबा के मोहब्बत बड़े लम्स को महसूस कर पा रहा था। मैम सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया, हमें रूम चेंज करवाना है पेशेंट का, नर्स ने आकर बड़ी नरमी से कहा। तो वो असबाब में सर हिलाकर एक साइड पर होकर खड़ी हो गई और हॉस्पिटल के स्टाफ को इनका काम करने दिया। जब वो मुहीब को दूसरे कमरे में ले जाने लगे तो खुद भी साथ साथ इनके पीछे पीछे दूसरे कमरे में दाखिल हुई। मलक मेंशन के फैमिली मेंबर्स, माँ, रिश्तेदार और अजीजों अकारब इससे मिलने आ रहे थे। वो लड़की इसके सरहाने खड़ी रही। एक पल के लिए भी इसके पास से हटने के लिए वो तैयार न थी, जबकि वो भूखी प्यासी थी। नज इसे अपने इर्द गिर्द अंधेरा छाता हुआ नजर आया, जिसके सबब वो फिरश पर गिर गई। सोबिया की सबसे पहले इस पर निगाह पड़ी। वो भागती हुई आकर इसे उठाने लगी। ठीक हो? इसकी वालदा और सोबिया ने मिलकर इसे पास रखे सोफे पर लटाकर चेहरे पर पानी का छिड़काव किया, जिससे वो होश में आई। हाँ, वो धीमे से बोली, कोई ठीक नहीं हो तुम, कल से यहाँ पागलों की तरह खड़ी हो। घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, हम सब यहाँ हैं मुहीब का ख्याल रखने के लिए। मोहतरमा अरूसा के लहजे में जरा बहमी थी। वो डपट करने वाले अंदाज में गोया हुई। वो वाकिफ थी अगर वो सख्ती नहीं करेंगी तो वह लड़की हरगिज यहाँ से नहीं जाएगी। हाँ, नज कर जाकर आराम कर लो, मुहीब बाई का ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग हैं। सोबिया भी इनकी ताईद में बोली। इस वक्त भी अपना ख्याल न आया। ख्याल आया तो अपने बच्चे का अस्पताल में सर हिलाने लगी। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ वो तुम्हें घर छोड़ आएगा, सोबिया ने नरमी से कहकर इसे सहारा देकर खड़ा किया। नजमा को
वापस ड्राइवर के साथ रवाना करने के बाद वो गार्डन की जानिब ताज़ा हवा खाने की नीयत से बढ़ी, मगर रास्ते में एक कमरे के आगे से गुजरते हुए इसे जानी पहचानी आवाज महसूस हुई। डैड ने भी पुलिस को इस सारे मामले के पीछे लगा दिया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, सारे ही नकम्मे मेरे ही पल्ले क्यों पड़े हैं। पहले ही जारून का केस अचानक से जोर पकड़ रहा है और अब ये वो सर पकड़कर खासा गुस्से से आग बगोला होकर बोल रहा था। जाजा ने मुहीब को जान से मरवाने की कोशिश की थी, मगर क्यों? भला वो अपने ही सगे भाई को क्यों मरवाना चाहता था, जबकि इसका बड़ा भाई तो इस पर जान छिड़कता था। ये सब क्या है? जाजा आज इसका बरम टूटा था कि इसका शोहर एक शरीफ नेक इंसान है। वो अपने खानदान से बिल्कुल मुनफरिद है और जब भरोसा टूटता है तो इंसान को बड़ी अजियत होती है। इसी अजियत से इस वक्त सोबिया दो चार थी। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि जाजा का इतना खतरनाक रूप भी देखेगी। वो तो आज तक मुहीब को जालिम समझती आई थी कि वो नजमा का जायज हक छीन रहा है, मगर सामने खड़े शख्स को क्या कहे जो अपने ही सगे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहा था और यकीनन कामयाब भी हो जाता अगर बचने वाले की किस्मत इसका साथ न देती। इससे रहा न गया और सामने आकर गुस्से से बिफर कर पूछने लगी, सोबिया तुम कब आई? वो बुरी तरह गड़बड़ाया। सामने अपनी खड़ी बीवी को देखकर मैंने जो पूछा इसका जवाब दो पहले। क्यों मारना चाहते हो अपने ही सगे भाई को? इसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह लाल हो रही थी। इसे अपने सामने खड़ा शख्स बिल्कुल अजनबी मालूम हो रहा था। ये वो जाजा हो ही नहीं सकता था जिसे वो जानती थी। यार अगर सुन ही चुकी हो तो खामोश रहो। क्यों जोर जोर से चीख कर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा शोहर जिंदगी भर जेल में सड़े। सोबिया तो इस पत्थर दिल शख्स का जवाब सुनकर हैरान ही रह गई। शर्म और गिल्ट इसकी आंखों या लहजे में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तुम एक इंसान को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, वो इंसान जो तुम्हारा सगा भाई है और जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं खामोश रहूं? वो बेयकीनी के आलम में सरनफी में झटकते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर न डर होकर टोटक अंदाज में बोली, तो और क्या करोगी? शोर मचाओगी? दुनिया को बताओगी? वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए दांत पीसते हुए इस्तफसार करने लगा। यकीनन वो सवालात नहीं थे, वो इसे डरा रहा था। सोबिया को इसकी आंखों में सफाकियत और बेखुशी और जुनून नजर आया। इसे आज पहली बार जाजा से खौफ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो कदम इसकी जानिब बढ़ाता वैसे वैसे वो पीछे की जानिब कदम लेती, यहाँ तक कि वो भागने की नीयत से मुड़ी ही थी कि जाजा ने बिजली की फुर्ती से इसके पीछे खड़े होकर अपने लंबे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। सोबिया इसने एक गसीली आवाज में कहा तो वो दरवाजे से अपनी पेशानी टका कर रोने लगी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसकी जगह कोई भी होता तो वो डर जाता। सोबिया क्या हो गया है यार? मैं तुम्हारा जाजा हूँ, तुम्हारा शोहर। मुझसे अचानक क्यों भाग रही हो? सोबिया कोई गरीब माँ बाप की बेटी नहीं थी जिसे वो दबा लेता या गायब करवा देता। इसके वालिद 3-4 प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर रहे थे इसे। सोबिया को खामोश करवाना बहुत जरूरी था इसके लिए। इससे खुद से खौफजदा होता देख वो गिरगिट की तरह तेजी से रंग बदल गया। चेहरे पर बोलेपन का लबादा ओढ़कर इसकी नाजुक कलाई पकड़कर अपनी जानिब मोड़ते हुए बड़ी मोहब्बत से गोया हुआ, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो लरजते वजूद के साथ साथ आंखों में आंसू बड़े इस्तफसार करने लगी। हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। वो तेजी से इसकी आंखों से बहते हुए आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, नरमी से कहने लगा, हमारे लिए? वो उलझकर, हाँ हमारे लिए मुहीब भाई। पूरी
जायदाद पर काबिज हुए बैठे हैं, अगर वो मर जाते हैं तो ये सब का सब हमारा होगा, हमारा और हमारे बच्चों का। सोबिया को लगा इसके सर पर जाजा ने एटम बम फोड़ा हो। अगर मुहिब जालिम था कि नजमा से उसके हिस्से की जायदाद नाहक तरीके से छीन रहा था तो जाजा कौन सा अच्छा था। तुम सिर्फ जायदाद के लिए अपने बड़े भाई को मरवा रही हो। वो बेयकीनी के आलम में इस्तफसार करने लगी। मलक खानदान की तो रीत है जायदाद के लिए बाई बाई का कत्ल करना। अगर मैं भी रीत निभा दूं तो इसमें क्या बड़ी बात है। आज डैड भी इतनी बड़ी जायदाद पर ऐसे ही तो राज नहीं कर रहे ना। इसने महफामाना अंदाज में जो इंकशाफ किया वो सोबिया को सर से पांव तक हिला गया था। मतलब डैड ने नजमा के वालिद को कत्ल किया था। वो सवालिया अंदाज में बेसाख्ता ही पूछ उठी। हाँ, वो भी मेरे सामने। ये कहते वक्त वो इस लम्हे को याद कर रहा था जब वो सिर्फ 6 साल का था। मोहिब भाई चलिए ना खेलते हैं हाइड एंड सीक। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मोहिब अपना मुंह किताबों में दिए कमरे में बैठा पढ़ रहा था जब जाजा इसके पास आकर खेलने के लिए इसरार करने लगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में जाजा। प्लीज ना भाई प्लीज। वो नहायत मासूमाना चेहरा बनाकर मिन्नतें करने लगा, जिस पर मुहिब को न चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इसके साथ खेलना पड़ा। एक काम करता हूँ, चाचा जान के रूम में छुप जाता हूँ। मोहिब भाई वहाँ कभी नहीं जाते, मैं आराम से जीत जाऊंगा। वो ये सोचकर अब्दुर्रहमान के कमरे में पहुंच गया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अपने चाचा जान को बेड पर लेटा हुआ पाया। वो सो रहे हैं। जाजा ने यही गुमान किया। दबे पांव कमरे में दाखिल होकर छुपने की जगह ढूंढने लगा। जब कोई जगह नजर न आई तो अलमारी आहिस्तगी से खोलकर इसमें बैठ गया और अलमारी का दरवाजा हल्के से बंद कर लिया। तुमने खुद देखा था ना कि इसने चाय पी ली। अचानक इसे अपने वालिद की आवाज आई, जिस पर इसने हल्का सा अलमारी का दरवाजा खोलकर सामने की जानिब देखा। इसे अपने वालिद बेड के पास अपने खास मुलाजिम के साथ खड़े हुए नजर आए। जी साहब मैंने खुद देखा था। मुलाजिम तेजी से डरते हुए जवाबदा हुआ। ठीक, अब तक तो दवाई ने अपना असर दिखा दिया होगा। अब्दुर्रहमान को जिस्मानी अज़ा को सुन करने वाली दवाई चाय में मिलाकर दी गई थी, जिससे इसका जहन और हाथ पांव 3-4 घंटों के लिए बिल्कुल सुन पड़ जाएं। जी साहब जी, मैंने